नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आशा करते हैं सभी का रीट 2021 का जो प्रश्न पत्र था बहुत अच्छा गया होगा। बहुत अच्छा पेपर आपका रहा। 26 तारीख को जो संडे को आपका एग्ज़ाम हुआ है बहुत ही अच्छा रहा है। ईश्वर से कामना करते हैं आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। और ये जो आपका पेपर रहा उस पेपर के अंदर साइंस और मैथ्स के पेपर के अंदर जो साइंस से संबंधित प्रश्न हैं उनके उत्तर लेकर हम सभी आपके साथ उपस्थित हैं और उनको अच्छी तरह से हम अभी आपके सामने डिटेल रूप से समझाएंगे और समझाने के बाद में क्लियर करेंगे कि किस तरह से उसका आंसर आना चाहिए था और क्या आंसर रहना चाहिए था। आप भी चेक कर पाएंगे किस प्रकार से आपने कौन उनके आंसर्स दिए हैं और कौन कौन से आपके राइट गए हैं। और आशा करते हैं कि सभी ने उच्च अंक प्राप्त करने की कोशिश की होगी। धैर्यपूर्ण आपने पेपर दिया है और ईश्वर से कामना है कि आप जल्द से जल्द सिलेक्शन लें और जो है गवर्नमेंट सर्विस में जाएं। तो स्टार्ट करेंगे। अभी आपका जो पेपर हुआ है लेवल 2 का पेपर, उसके अंदर कोड है सीरीज़ कोड एल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं हम। उसके अंदर सबसे पहला जो प्रश्न आपका आ रहा है वो है शिक्षण विधियों से संबंधित। साइंस में बेसिकली कम शिक्षण विधियां आई हैं, बहुत कम पार्ट आया है। ज़्यादा पार्ट जो है वो साइंस के क्वेश्चंस ही आए हैं। अन्यथा 10 क्वेश्चन जो है शिक्षण विधियों से संबंधित आते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है, कुछ पैटर्न चेंज हो गया है। तो चलिए उसके अंदर सबसे पहला जो प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसको देखते हैं। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है। तो जैसा कि हमने क्लासेस के अंदर पढ़ा था और आप लोगों को पढ़ाया था कि आगमन विधि जो होती है वो किस काम आती है और क्या हम उसके अंदर करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला आ रहा है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, दूसरा स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलता है, नियम से उदाहरण की ओर चलता है और ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। तो चलिए इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है कि आगमन विधि जो होती है, देखो दो तरह की विधि होती है, एक आगमन है और एक निगमन है। निगमन विधि जो होती है वो सूत्र से चलते हैं और उदाहरण के साथ में उसको समझाते हैं, यानी नियम से चलकर उदाहरण की ओर चलते हैं, निगमन होता है। सूक्ष्म से चलते हैं, स्थूल की ओर चलते हैं, तो ये कौन सा होता है, निगमन होता है। यानी छोटा सूत्र आपको मालूम होता है और उससे हम उसका यूज़ करते हैं, डायरेक्ट यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या होता है, निगमन होता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं, अर्थात हमें सामान्य नियम मालूम होता है और उससे विशिष्ट उसके जो सॉल्यूशन होते हैं उनको हम प्राप्त करते हैं, तो ये हमारा निगमन से संबंधित होता है। तो सही उत्तर जो यहाँ पर है वो है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का यूज़ करती है आगमन विधि। आगमन विधि जो है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर सूत्र का उपयोग करती है। बहुत सिंपल सा प्रश्न था, बहुत ही आसान सा प्रश्न आपके सामने था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर क्या करना क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। विज्ञान का उत्पाद यानी उत्पादन क्या है, उत्पाद क्या है, अंतिम जो क्रिया है वो क्या होगी। तो देखिए सबसे पहला जो इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, थोड़ा सोचने पे मजबूर करता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के उत्पाद के अंतर्गत आता है। उत्पाद मतलब रिजल्ट क्या आता है, तो अंतिम जो पायदान होता है उसकी तरफ आता है। तो यहाँ पर कहता है वैज्ञानिक अभिवृत्ति। वैज्ञानिक अभिवृत्ति मतलब जो उसका साइंटिफिक एटीट्यूड होता है वो उसको प्रदर्शित कर रहा है। तो साइंटिफिक एटीट्यूड जो होता है वो उसके अंदर नॉलेज को डेवलप करता है, ना कि उसका उत्पाद है। चलिए दूसरा आता है परिकल्पना बनाना। परिकल्पना बनाना ये अंतिम उत्पाद नहीं होता, ये प्रारंभिक रहता है। प्रारंभ में हम परिकल्पना करते हैं, उसके ऊपर प्रयोग करते हैं, तत्पश्चात हम किसी नियम तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो अंतिम जो चीज़ होती है वो नियम बनता है। सबसे पहला जो होता है वो आपके पास में वैज्ञानिक सोच होती है, जिसको हम कहते हैं वैज्ञानिक अभिवृद्धि आती है। वैज्ञानिक अभिवृद्धि के बाद में उसके अनुसार आपके अंदर सोचने की क्षमता होती है, परिकल्पना करने की यानी कि सोचने विचारने की क्षमता होती है, किसी विचार को अपने माइंड में लाने का जो उसके अंदर आपके अंदर एक जज्बा होता है, वो सब चीज़ें आपके पास में परिकल्पना के रूप में आती हैं। आपके दिमाग में थिंकिंग आती है, आप आइडिया सोचते हो और फिर उसके ऊपर वर्क करते हो और प्रैक्टिकली रूप से उसको
परफॉर्म करते हो, प्रैक्टिकली उसका यूज़ करते हो, और लास्ट में आप उसके ऊपर नियम यानी उसने किस चीज़ को फॉलो किया था और क्या क्या चीज़ें उससे संबंधित हो रही हैं, बहुत सारे उदाहरणों को उसके ऊपर प्रेषित करते हुए आप उसका सॉल्यूशन निकालते हैं और एंड में एक नियम प्रतिपादित कर देते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं सभी इसी नियम से संबंधित होंगी। जैसा कि ओम का नियम था, ओम के नियम के अनुसार V इज इक्वल टू आई, जो है आपके पास में I इंटू आर होता है, तो ओम ने कहा था R इज इक्वल टू V बाई आई। तो उसने कहा कि सभी प्रकार के चालकों के अंदर अगर उनके सिरों पर कुछ विभवांतर लगाया जाए और उसके अंदर कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका अनुपात जो होता है वो उस चालक के लिए नियत रहता है, उसने ये कहा। तो इसका मतलब ये नियम बन गया। किससे कैसे बना नियम? उसके सबसे पहले आया उसके दिमाग में आइडिया, वैज्ञानिक सोच उसके अंदर सबसे पहली थी। वैज्ञानिक सोच क्या थी कि इनके बीच में क्या क्या संबंध हो सकते हैं, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या घटित होता है धारा प्रवाहित करने पर, कैसे उसके अंदर क्या क्या चीज़ें बदलती है। फिर परिकल्पना आती है कि मैं इसके लिए क्या करूं, कैसे करूं। फिर वो प्रयोग करता है और प्रयोग के दौरान वो अलग अलग धातुओं के अलग अलग जो हमारे पास में तार होते हैं, चालक तार होते हैं, उनके अंदर से धारा प्रवाहित करके उनके लिए V और I यानी विभवांतर और धारा का रेशो निकाल लेता है। और ये जो विभवांतर और धारा का रेशो उसके पास में आता है वो नियत आता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वो ये उसका निष्कर्ष निकालता है कि किसी भी चालक के लिए उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात नियत रहता है। दैट मीन्स उसने क्या बना दिया? नियम बना दिया। यानी वो चला कैसे था? वैज्ञानिक सोच से चला था, परिकल्पना से चला था, उसके बाद में उसने प्रयोग किया और प्रयोग के बाद में निष्कर्ष निकालते हुए अंत में उसने इसके नियम निर्धारित किया। तो अंतिम उत्पाद कौन सा होता है? कौन आएगा आपके पास में? वैज्ञानिक नियम आएगा। तो नियम का निर्माण जो होता है वो आपके पास अंतिम उत्पाद के रूप में रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो हमारे पास में क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों के निदान के उपरांत विज्ञान शिक्षण में किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए? तो क्या किया है उसने? सबसे पहले क्या किया? निदान। निदान मतलब उसकी समस्या को जाना गया है और समस्या को जानने के बाद में उसका उपचार किया जाता है। तो उपचारात्मक शिक्षण, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, उपचारात्मक शिक्षण यहाँ पर करवाया जाएगा। तो अंतिम जो हमारे पास में होता है, तो किस प्रकार के शिक्षण की व्यवस्था की जाती है? उपचारात्मक शिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर की जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो यहाँ पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज तार किस आधार पर कार्य करता है? तो ये बहुत बार लाइव क्लासेस के अंदर भी आपको बताया गया और जो कोर्स था संस्थान का उसके अंदर भी इसको डिटेल में बताया गया, और जितने टेस्ट संस्थान की तरफ से लिए गए उन सभी टेस्ट में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होकर आया और वैसा का वैसा क्वेश्चन आपके सामने फिर आ गया है। ये जिस आधार पर कार्य करता है वो कौन सा है? तो फ्यूज तार जो होता है, अगर उसके अंदर से धारा प्रवाहित की जाएगी किसी तार के अंदर से, तो उसके ऊपर ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो गर्म हो जाती है। तो गर्म होने का मतलब उसके अंदर ऊष्मीय प्रभाव होगा। सिंपल से तरीके से हम याद कर सकते हैं। तो ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, गर्म होकर वो पिघल जाता है, ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी पर किसी वस्तु, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कक्षा 8 की किताब के अंदर से सीधा डायरेक्ट प्रश्न को उठाया गया है। कक्षा 8 के अंदर किताब में बिल्कुल सीधा क्वेश्चन ऐसे का ऐसा एज इट इज दे रखा है गुरुत्वाकर्षण के अंदर कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग क्या होगा। तो पलायन वेग का मान पूछा गया है, पृथ्वी की सतह पर पूछा गया है। सिंपल सा प्रश्न है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर अगर कोई वस्तु तय करती है पृथ्वी की सतह पर, तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर कर बाहर चली जाती है। ये उसका पलायन वेग कहलाता है। तो इसी प्रकार चंद्रमा का भी होता है। चंद्रमा के लिए इसकी वैल्यू अलग रहती है, वो कम है। इसी कारण से, बहुत कम होने के कारण चंद्रमा पर कोई भी वातावरण नहीं पाया जाता है। तो अलग अलग ग्रह का अपना अपना एक जो है पलायन वेग पाया जाता है। पलायन का मतलब उस ग्रह पर कोई वस्तु अगर फेंकी जाए, उस ग्रह से अगर कोई वस्तु फेंकी जाए, उसको इतना कितना न्यूनतम वेग दिया जाए कि उसके गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, उस वेग को कहा जाता है पलायन वेग। तो पलायन वेग का हमारा आंसर क्या है? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कई बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर दिया होगा, जबकि वो आंसर इसका नहीं है। घंटा में आंसर नहीं है, सेकंड के अंदर है। तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत आसान सा
जो संस्थान के वीडियो क्लासेस आपको वीडियो लेक्चर्स दिए गए थे, जो कोर्स आपको प्रदान किया गया था, उसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर आपको बता रखा है। उसके अंदर ये टॉपिक करवाया है आपको, दाब के सभी प्रकार के मात्रक आपको बताए गए हैं। तो यहाँ पर दाब का मात्रक पूछ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति में पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल पूछा है, पास्कल किसका मात्रक होता है? तो दाब का होता है। बहुत सिंपल सा प्रश्न पूछा था, दाब का मात्रक होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। इसके लिए मैंने बताया था कि आपको याद कैसे करना है, काजू से याद करना है। काजू खाते हैं तो काजू खाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो इसी तरह से आपको ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल होगा। का से यहाँ पर कार्य है, कार्य, और जू से है जूल, कार्य और जूल। तो कार्य और जूल यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। और काजू खाने से ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा मिलेगी तो आप कार्य करेंगे। तो इसी प्रकार से आप इसको याद कर सकते थे कि इसका मात्रक क्या होगा? जूल होगा कार्य का। ऊर्जा का मात्रक क्या होगा? जूल। इसी तरह से आपके पास में क्या आ गया? शक्ति। शक्ति का मात्रक क्या आपके पास? वाट होता है। तो ये सब के सब आपको ऑनलाइन जो कोर्सेस आपको दिए गए थे तो उसके अंदर आपको ये करवाए गए थे। तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। ये भी कक्षा 8 का प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, किताब का प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा संचरण की किस विधि से सूर्य से प्रकाश हमारे तक पहुंचता है? ऊष्मा संचरण की किस विधि द्वारा सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा पृथ्वी तक पहुंचती है? प्रकाश किस से पहुंचता है? ऊष्मा कैसे यहाँ तक पहुंचती है? तो 3 प्रकार की विधियां थी, आपको करवाई थी ऊष्मा के चालन की, संचालन की 3 विधियां, संवहन, चालन और विकिरण। संवहन, चालन और विकिरण 3 प्रकार की विधियां हमारे पास थी। चालन का मतलब होता है ठोसों में, जब कोई ठोस वस्तु के अंदर हम कोई धारा का चालन करते हैं तो उसके अंदर ऊष्मा का चालन करते हैं, ताप का चालन करते हैं, तो उसको जब हम गर्म करते हैं तो एक सिरे से गर्म करने पर उसी समय दूसरा सिरा गर्म नहीं होता है, लेयर टू लेयर वो गर्म होता हुआ धीरे धीरे गर्म होता है, इसको बोलते हैं चालन। रेयर उसके अंदर चालन होता है। संवहन के अंदर क्या होता है कि जो हल्के कण होते हैं, हल्के कण, उनके ऊपर गुरुत्वाकर्षण कम लगेगा और वो ऊपर उठेंगे, और जो भारी कण होंगे वो नीचे की तरफ आएंगे। हल्के कण का मतलब जिनका ताप ज़्यादा होता है, यानी गर्म होने पर वो हल्के हो जाते हैं और हल्के होकर ऊपर उठते हैं, और ठंडे जो हैं वो नीचे आते हैं। इस तरह से कणों का प्रवाह बन जाता है कंटिन्यू, जिसको संवहन कहा जाता है, कन्वेंशन कहते हैं, वो कन्वेंशनल करंट होता है। इसी के आधार पर पानी गर्म होता है। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो पानी का जो सबसे ऊपरी भाग होता है वो सबसे पहले गर्म हो जाता है, सबसे पहले ऊपरी लेयर गर्म होती है। अगर आप पानी को गर्म करने के लिए रखें और 10-15 मिनट बाद आप उस पानी को उतारते हैं तो ऊपर वाला जो पानी है की सतह या लेयर है वो जल्दी गर्म हो जाती है और नीचे वाली लेयर ठंडी रहेगी। तो हमारा जो प्रश्न था, ऊष्मा संचरण किस विधि से सूर्य से ऊर्जा जो है हमारे तक पहुंचती है, तो ऊष्मा संचरण की वो विधि है विकिरण। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारे से बहुत अधिक दूरी पर और बीच में आता है निर्वात, और निर्वात में चलने के लिए एक ही यहाँ पर आपके पास विधि है जो प्रकाश चल सकता है, ऊष्मा चल सकती है, तो वह है विकिरण मेथड। और किसी से भी जो निर्वात में ऊर्जा का संचरण नहीं हो सकता है। तो केवल और केवल मात्र एक विकिरण ऐसा है जो निर्वात में भी गति कर सकता है। तो हमारा आंसर राइट होगा यहाँ पर विकिरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, परस्पर 60 डिग्री कोण पर रखे हुए 2 समतल दर्पणों के मध्य एक वस्तु रखी जाए तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? ये क्वेश्चन भी लाइव क्लासेस के अंदर बताया गया था, और ये क्वेश्चन से मैं आपसे जो टेस्ट सीरीज यहाँ की चल रही थी सक्सेस पॉइंट की, उसके अंदर भी ये प्रश्न दिया गया था। और इसी तरह से जो लाइव आपका जो यहाँ पर कोर्स चल रहा था ऐप के अंदर, एप्लीकेशन में, उसके अंदर भी ये डिटेल से करवाया गया था। तो यहाँ पर देखिए, अगर 2 आपके पास दर्पण है और दर्पण के बीच में कोण थीटा है मान लीजिए, और इसके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए, थीटा कोण है इनके बीच में, और बीच में कोई वस्तु ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसके लिए बहुत सिंपल सा तरीका था, मैंने आप लोगों को बताया था, 360 डिग्री डिवाइड बाय थीटा, ये करना है आपने सबसे पहला काम। 360 डिवाइड बाय थीटा करने पर अगर ये सम संख्या में आ जाए, सम संख्या में आ जाए, ठीक है, अगर ये विषम संख्या में आ जाए, 2 कंडीशन बनेगी। अगर सम संख्या में आ जाए तो एक माइनस कर दीजिए, और विषम संख्या में आ जाए तो वही आपकी प्रतिबिंबों की संख्या होगी। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास 60 डिग्री दिया है, और 60 डिग्री को अगर हम 360 डिग्री से डिवाइड कर देते,
इसको 60 से डिवाइड कर दें तो आएगा 6 जो कि सम संख्या है। सम संख्या में आंसर नहीं आएगा तो हमारे पास में सम संख्या में नहीं आएगा तो क्या बचेगा, -1 करना है तो आंसर एक ही हमारे पास बचता है, तो कितना आएगा, 5 आएगा, क्योंकि सम संख्या है। तो 360 डिवाइड बाय थीटा -1 वाला फॉर्मूला लगाएंगे जब ये सम संख्या में होती है। अगर ये विषम में होता तो इसका उत्तर विषम जो आता वो लिखा जाता। क्लियर हो गई बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर है, ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के द्वारा निर्धारित की जाती है। जब मैंने आपको ऐप के अंदर, जब कोर्स आपको जो दिया गया था उस कोर्स के अंदर, ऐप के अंदर अगर आप देखेंगे तो जब ध्वनि टॉपिक जब आपको पढ़ाया गया था तो वहाँ पर बताया गया था कि ध्वनि की तीव्रता जो होती है वो उसके आयाम से संबंधित होती है। तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, आयाम के द्वारा निर्धारित की जाती है। तीव्रता जो आपके पास में आ गई, आवृत्ति जो होती है वो तीखेपन से संबंधित होती है। तारतव्यता, उसके अंदर कितना लाउडनेस नहीं, कितना उसके अंदर जो हम कहें तीखापन आ रहा है। इसी तरह से आपके पास में आवर्तकाल है तो ये दोनों आवृत्ति से संबंधित रहते हैं। तो क्या रह गया हमारे पास में, आयाम। तो तीव्रता जो है आई जो है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। ये सिंपल सा तरीका है। तो आयाम से संबंधित रहती है, तो तीव्रता आयाम से संबंधित होती है। तो ध्वनि की तीव्रता ध्वनि के आयाम द्वारा निर्धारित होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हमारे पास में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के समक्ष कुछ दूरी पर रखा जाता है, वक्रता केंद्र पर रखा जाता है, तो बनने वाले प्रतिबिंब होगा। क्या कहा है, सबसे पहले तो देखिए कौन सा दर्पण दिया है हमें, अवतल। ठीक है, दूसरा क्या कहा उसने, वक्रता केंद्र। दो चीजें याद रखें, जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनता है। दर्पण की बात कर रहा हूं, दर्पण के अंदर वक्रता केंद्र पर रखे गए बिंब के लिए प्रतिबिंब उसी जगह पर बनता है जहां पर वो होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब उसी जगह पर बनेगा तो जितने साइज का वो खुद था उतने ही साइज का दूसरा भी बनेगा, यानी प्रतिबिंब भी उसका उतने साइज का होगा। तो जितनी वस्तु उतना प्रतिबिंब का साइज हो गया, तो ये प्रतिबिंब का साइज बन जाता है, यानी दोनों का सेम होगा आकार। अब देखिए कैसा होगा, उल्टा होगा, वास्तविक होगा, तो उसके लिए जानिए। इसके लिए आप क्या कीजिए, सीधा सा एक फॉर्मूला लगाइए, 1/f इज इक्वल टू 1/v और प्लस 1/u, ये फार्मूला है। अगर यहाँ अवतल दर्पण दिया है तो अवतल दर्पण के लिए f माइनस में होता है, u आपको दे रखा है तो ये हमेशा माइनस में होता है, वस्तु है वास्तविक है इसके लिए माइनस में होता है। अगर हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे और v का मान निकालेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों आपके पास v का मान यहाँ पर 2f आएगा और माइनस में आएगा, तो तीनों चीज़ें माइनस में आ गई। इसका मतलब उसी दिशा में वापस वो बन रहा है, सीधी सी बात है, उसी दिशा में वापस बन रहा है। उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का बनेगा और वास्तविक बनेगा। उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा, तो उत्तर हमारा क्या होगा, यहाँ पर वास्तविक होगा, उल्टा होगा और वस्तु के साइज के बराबर होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न था, आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये थे आपके भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्न और शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न जो थे वो आपको हमने सॉल्व करवाए, और आशा करते हैं सभी के ये जो 7 क्वेश्चन थे बिल्कुल सही गए होंगे, सातों के सातों। और सातों के सातों क्वेश्चन जो है आपको करवाए गए कोर्सेज के बीच में से आए हैं, किसी भी तरह से कोई भी बाहर से क्वेश्चन नहीं आया। कक्षा 8 की किताबों के अंदर से प्रश्न आए हैं, हम आपको बताते रहे हैं कि आप उनको अच्छी तरह से स्टडी कीजिए और इसको अच्छी तरह से आप कीजिए, जिससे आपका जो है अच्छा रैंक बने। तो ये आपके सामने था। अब आपकी कितनी तैयारी थी, क्या थी, अब पेपर हो चुका है, एनालिसिस आपको करना है। तो धन्यवाद। नेक्स्ट आपके सामने सॉल्यूशन लेकर आ रहे हैं हमारे दलीप जी परमार, रसायन विज्ञान से संबंधित। थैंक यू। नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, और जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट के, इसके साथ साथ कुछ पर्यावरण से संबंधित प्रश्न है एक आध, वो भी इसके साथ में हम प्रदर्शित करेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न इसमें दिया हुआ है, एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र। मैं हमेशा से इस
प्रश्न के अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट वाले प्रश्न के ऊपर हमेशा जोर देता था, क्योंकि इसमें धनायन पर आवेश और ऋणायन पर आवेश भिन्न भिन्न होने के कारण इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको आंसर निकालने का तरीका यही है कि एल्यूमिनियम पर है 3+ आवेश, SO4 पे है 2-, तो आवेशों को क्रॉस करके हम इसका सूत्र लिखें तो Al2SO4 होल थ्राइज करके प्रदर्शित किया जाता है। इनके आवेशों को क्रॉस करके आपको आंसर निकालना है। तो इस आधार पर देखें तो आपका थर्ड आंसर Al2SO4 होल थ्राइज जो दिया गया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु, सबसे कम गलनांक की धातुओं के अंदर यदि प्रदर्शित किया जाए तो गैलियम और सीजियम और तीसरा आता है मरकरी। लेकिन इन तीनों में से चूंकि एक ही दिया हुआ है, ऐसी स्थिति में आपके कोई कंफ्यूजन नहीं है, केवल गैलियम ही इसका राइट आंसर है, जिसका गलनांक लगभग 30 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग बराबर होता है। उसके बाद की बात करते हैं, क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग। ये मैंने आपको बताया भी था कि रंगे हाथों पकड़े जाने पर व्यक्ति के हाथों के अंदर या जो भी पदार्थ है उसको प्रदान किया जाता है, उसके ऊपर फिनोल्फ्थेलिन सूचक का उपयोग किया जाता है, जो कि पाउडर के फॉर्म में होता है। और इस फिनोल्फ्थेलिन को यदि क्षार के संपर्क में लाया जाता है तो वह हमेशा ही गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाता है, और ये हमने सूचक वाले पार्ट के अंदर अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया था। तो ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर होगा क्षारीय माध्यम में फिनोल्फ्थेलिन सूचक का रंग कैसा होगा, गुलाबी, और अम्लीय माध्यम में ये सफेद रंग प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो निम्नलिखित संश्लेषित रेशों में से कौन सा एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल का बहुलक है। तो ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल के बहुलक के रूप में यदि ऑप्शन भी आप देखते हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर पकड़ में आ जाता है। ऑर्लोन नहीं है, PAN को कहा जाता है। डेक्रोन इसका राइट आंसर है। नाइलॉन 3 तरह के बताए थे, 2,6,66 और 2,6,66 और सिंगल 6 के रूप में नाइलॉन। लेकिन नाइलॉन के अंदर चूंकि एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक अम्ल दोनों ही प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं, इसलिए नाइलॉन यहाँ पर प्रदर्शित नहीं होगा, केवल एक में एथिलीन ग्लाइकोल प्रयुक्त होता है। रेयॉन, ये चूंकि सेलुलोज से निर्मित अर्ध संश्लेषित रेशा है, ये भी इसका राइट आंसर नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डेक्रोन, जिसको कहा जाता है ये एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक शब्द आपने और पढ़ा था PET, पैट के नाम से, तो पॉली एथिलीन टेरेप्थेलेट, तो टेरेप्थेलेट T के लिए, पॉली एथिलीन ग्लाइकोल E के लिए था, और पॉली का मतलब बहुलक के रूप में, तो PETE रेशा B कहा जाता था। और इसी का दूसरा नाम क्या है, डेक्रोन के रूप में भी हम इसको प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, राजस्थान में जीरे की प्रमुख उत्पादक जिले कौन से हैं, और ये प्रक्रिया हमने ली थी राजस्थान में कृषि के अंदर, जिसमें हमने ये जालोर जिला महत्वपूर्ण रूप से बताया था। सेकंड नंबर पे उसमें था सिरोही। इसके अलावा भी जोधपुर और बाड़मेर के अंदर और बाकी कहीं पर भी ये वेस्टर्न राजस्थान के जिले यहाँ प्रदर्शित नहीं किए गए। ऐसी स्थिति में जीरा मुख्यतः वेस्टर्न राजस्थान में ही होता है। ऐसी स्थिति में आपका राइट आंसर होना चाहिए फोर्थ, जालोर, जोधपुर और बाड़मेर। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सर्वाधिक उपयुक्त विधि के रूप में प्रयुक्त की जाती है। क्योंकि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है, इसका मतलब हॉस्पिटल से निकलने वाला अपशिष्ट है, और ऐसे अपशिष्ट को हमेशा इंसिनरेशन मेथड या भस्मीकरण विधि द्वारा ही नष्ट किया जाता है। ये प्रक्रिया मैंने अच्छी तरह से आपको प्रदर्शित कर रखी है, जहां पर वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर निस्तारण की जो तकनीक दी थी उसमें से आपके भूमि भराव, पुनर्चक्रण, भस्मीकरण, ये तीनों आए थे। लेकिन जल में निस्तारण की कोई तकनीक नहीं बताई थी, क्योंकि ये प्रदूषण फैलाता है, इसलिए चौथा जैसे वेस्ट मैनेजमेंट में प्रयुक्त नहीं किया जाता। केवल 3 होते हैं, और 3 में भी यदि जैव चिकित्सीय अपशिष्ट है तो उसका भस्मीकरण या इंसिनरेशन मेथड के द्वारा निस्तारण किया जाता है, जिसमें बंद पात्र के अंदर किसी भी अपशिष्ट को गर्म करके उसका अपघटन करके उसको ठोस में परिवर्तित किया जाता है, जो कि हानि रहित होता है। तो आपका राइट आंसर होगा इसमें भस्मीकरण ही राइट आंसर होता है। नेक्स्ट में आता है, निम्नलिखित में से किसको भारत के बर्ड मैन के रूप में जाना जाता है। ये सामान्य करंट से या सामान्य जीके के रूप में दिया गया प्रश्न है, और भारत के बर्ड मैन के रूप में ये अभी काफ़ी चर्चा में रहे हैं, और यहाँ पर इनका नाम आता है सलीम अली। और यदि आप बाकी के नाम देखें तो भी आप
इस प्रश्न को गलत नहीं कर सकते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम नहीं हो सकता है, होमी जहांगीर बाबा नहीं हो सकता है, सीवी रमन नहीं हो सकता। ये तीनों ही साइंटिस्ट वैज्ञानिक हैं और बाकी एक नाम आपके जो विशिष्ट था वही वास्तव में यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद में आता है कागज पर उपलब्ध दस्तावेज अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति। इसका मतलब हमारे पास में जो फोटो हैं या जो दस्तावेज हैं जो कि हम फॉर्म भरते समय अपलोड करते हैं, उनको डिजिटल माध्यम के अंदर अर्थात कंप्यूटर में भेजने से पहले किस प्रक्रिया से होकर गुजारा जाता है, तो वो प्रक्रिया भी आपने बिल्कुल 100% सही की होगी। और इसमें हम यहाँ पर काम में लेते हैं स्कैन करके, फोटो हो या थंबनेल हो या साइन हो या सिग्नेचर हो, तो उन सभी को हम स्कैन करके ही काम में लेते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, एंटीमनी किस तत्व का प्रतीक है? और ये लैटिन तत्व या लैटिन नाम से दिए गए तत्वों के प्रतीक में से लिया गया प्रश्न है। और इसके अंदर यदि आप प्रदर्शित करें एंटीमनी किस तत्व का प्रतीक है, ये Sb, तो Sb एंटीमनी का प्रतीक है। चूंकि मेरे आदत में आ रखा है इसलिए Sb का नाम आते ही मैं इसका नाम बता देता हूं। तो पहले मैं इसका लैटिन नाम लिख देता हूं, स्टीबियम है। और स्टीबियम सामान्यतः किसके लिए काम में लिया जाता है? एंटीमनी के लिए हम इसको काम में लेते हैं। इसके अलावा सेलेनियम का प्रतीक होता है Se, स्ट्रोंशियम का होता है Sr, टिन का होता है Sn। सब S से दिए गए हैं लेकिन राइट आंसर है एंटीमनी। स्टीबियन लैटिन नाम के आधार पर इसका प्रतीक दिया गया है। निम्नलिखित में से यौगिक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हीरा ये तत्व है क्योंकि इसमें एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, ये कार्बन का अपर रूप है। ग्रेफाइट भी कार्बन का अपर रूप है, एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, तत्व है। ओजोन O3 इसमें भी एक ही प्रकार के परमाणु हैं, तत्व है। ऐसी स्थिति में अगर जल का आप आणविक सूत्र लिखें तो दो भिन्न प्रकार के परमाणु उपस्थित हैं। ऐसे स्थिति में ऐसे पदार्थों का या जो उदाहरण दिया गया वो यौगिक की श्रेणी में आता है। तो यौगिक की परिभाषा से भी आप राइट आंसर ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट में लिया जाए हाँ, तो इसके साथ ही केमिस्ट्री के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, वेस्ट मैनेजमेंट से लिए गए प्रश्न थे। कृषि पद्धतियों से तो सवाल आया नहीं है, राजस्थान में कृषि से एक प्रश्न दिया गया है और एक सामान्य जीके से प्रश्न दिया गया है। इसके साथ ही इन प्रश्नों को के आंसर आपको पता चल गए होंगे। और कहीं पर भी अगर किसी तरीके से प्रश्न और किसी ने आंसर इसके अलावा टिक कर रखे हैं तो गलत हैं, और यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं बिल्कुल करेक्ट और बिल्कुल राइट हैं। और ये लगभग या सारे के सारे प्रश्न जो मैंने यहाँ पर पढ़े हैं, जो एग्जाम के अंदर आए हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड या मैंने जो टॉपिक लिए हैं, तो उनमें से एक भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो पूर्णतः बाहर से आया हो। सारे के सारे इसी सक्सेस पॉइंट की जो टेस्ट सीरीज है या सक्सेस पॉइंट के नोट्स हैं या उनके अंदर जो क्लासेस ले रखी हैं उसके अंदर से ही प्रश्न आए हैं। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके ये पेपर बिल्कुल सरल रहा होगा। हमने बहुत अच्छी मेहनत करवाई है और कुछ ज़्यादा ही हम डिटेल में चले गए थे, लेकिन ये तैयारी आपके आगे के एग्ज़ाम के लिए भी काम में आएगी। और अभी ये एग्ज़ाम हो चुका है, मेरिट कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, लेकिन फिर भी अगर 120 के आसपास है तो आप कॉन्फिडेंट है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू सो मच। नमस्कार विद्यार्थियों, मनीष कुमार शर्मा, रीट लेवल सेकंड साइंस मैथ के लाइव सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी बायोलॉजी के जो क्वेश्चन थे पेपर में आए थे उन पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्या थे क्वेश्चन? पहली बात तो जितने भी क्वेश्चन थे बहुत ही इजीली क्वेश्चन थे, सारे लाइव क्लास में आपको करवाए हुए होंगे। जिन विद्यार्थियों ने रेगुलरिटी से क्लासेस ज्वाइन की थी उन्हें तो पता ही है, मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बिना किसी वक्त को जाया करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है, ये एल सीरीज का था। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकांग में सरूपण तल व परिपक्वन तल? आपको बताया था मैंने कि गोल्जिका है वो उसमें दो सतह होती है, एक सिस होती है, एक ट्रांस होती है। इसमें एक निर्माणकारी और एक परिपक्वन तल जो सतह होती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, स्ट्रक्चर से थी कोशिका की, और इसका सही उत्तर कौन सा होगा? गोल्जिका। गोल्जिका में सिस और ट्रांस, जिसमें परिपक्वन और निर्माणकारी इस तरह एनसीईआरटी की सीधी लाइन आती है, ये लाइन उठाई गई है 11th क्लास की बायोलॉजी से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? वयस्क मनुष्य के ऊपर जबड़े में, जो ऊपरी जबड़ा है में उपस्थित चवर्णक दांतों की संख्या। मोलर टीथ पूछा था आपको मैंने, दंत सूत्र बताया था 21 23/21
23। अब इसमें कई अलग अलग उत्तर बता रहे हैं, व्यवधान नहीं करना बिल्कुल भी। मोलर पूछा है तो 3 + 3 कितने होंगे? 6। जो 6 है वो उत्तर एकदम सही है कि 4 बता रहे हैं, कुछ भी बता रहे हैं, गौर मत कीजिएगा, 6 ही होंगे मोलर, और एकदम सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? मादा मानव में निषेचन स्थल फर्टिलाइजेशन होता है जहां पे, वो पूछा है। और ये मैंने आपको बताया था कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसमें एम्प्यूला और तुम्बिका का जो संधि योजन स्थल है, जंक्शन पॉइंट है जो अंडवाहिनी में एम्प्यूला और तुम्बिका का, ठीक है, वहां पर है वो निषेचन होता है, अंडाणु आ जाता है, वहां पर शुक्राणु पहुंचता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो अंडवाहिनी नलिका, इसका 3 नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही उत्तर है। जिन्होंने भी कहा किया होगा 1 नंबर के हकदार है। हाइड्रा में सामान्यतः अलैंगिक जनन, सुमेलित करवाए थे, ये 2-3 बार ये क्वेश्चन डाला था। हाइड्रा में बडिंग यानी कि मुकुलन के द्वारा है वो अलैंगिक जनन होता। बहुविखंडन तो आपको बताया था, प्लाज्मोडियम में द्विविखंडन, अमीबा में बीजाणु जनन है, वो कवकों में होता है, ठीक है। तो मुकुलन के द्वारा निषेचन या अलैंगिक जनन है वो किसमें होता है? हाइड्रा में। अगला क्वेश्चन, तप्त स्थल, हॉटस्पॉट जो एरियाज होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बताया था। देखो हैकल टेंसले, ये तो इकोलॉजी से संबंधित है, क्लासिफिकेशन से संबंधित है, ठीक है। नॉर्मन मेयरस ने हॉटस्पॉट शब्द है वो दिया था, याद रखिएगा, 4th ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन थे। उसके बाद में 146 नंबर, वायरस जनित रोग, जो पेपर से पहले लाइव क्लास थी उसमें रहब्रो वायरस पूछा था आपसे, ठीक है। तो रहब्रो वायरस से रेबीज रोग होता है, और यही आपसे पूछा था। टाइफाइड, मलेरिया, प्लाज्मोडियम से दस्त है वो, एंडामीबा हिस्टोलिका, ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु से होता है। तो रेबीज है वो इसका सही उत्तर होगा, सभी ने सही किया होगा बिल्कुल, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इष्ट एक उदाहरण है, खमीर, इष्ट किसका उदाहरण है? कवक है जी, सीधी सी बात है। सेक्रोमाइसिस सेरेविसी आपको बताया था, इष्ट का प्रकार है, ठीक है। तो इष्ट खमीर क्या है? कवक। निम्नलिखित में से कौन सा शीत आवास का पादप है? शीत आवास का, नागफनी, बांस, हाइड्रिला, ठीक है, तीनों ही नहीं है शीत आवास की। सोल्डेनेला है वो एक शीत आवास का पादप है, ठीक है। अनुकूलन में से क्वेश्चन था ये, शीत आवास का पादप कौन सा है? सोल्डेनेला। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना था, ये क्वेश्चन हमने बहुत बार किया, सेम क्वेश्चन। क्षय रोग यानी कि टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, कुकर खांसी, छोटी माता, कुकर खांसी बोर्डेला पर्टुसिस, और छोटी माता वेरिसोला जोस्टर। अब मिलान कर लीजिए। ए में 4th, सभी में ये ऑप्शन गया। बी में फर्स्ट ये ऑप्शन गया। सी में 3rd, तीसरा था वो सभी ने किया होगा, एकदम सही उत्तर है। बड़े अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन देखिए जी। 150, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, बिल्कुल मक्खन क्वेश्चन था, ठीक है। कौन सी थी? लीवर। लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा। बायोलॉजी के जितने भी क्वेश्चन हमने किए थे सारे के सारे अपनी लाइव क्लासेस, हमारी जो वीडियोस थी सभी में से आगे हैं, और उम्मीद करता हूँ सभी का सिलेक्शन हो। मेरिट की बात करें तो लगभग 120 पर 115 120 जिनके नंबर है आराम से सेफ जोन में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से। उम्मीद करता हूं कि जितनी मेहनत पिछले 3 महीनों से हम कर रहे हैं उसका सभी को एक पॉजिटिव रिजल्ट मिला होगा। एक अच्छे एटीट्यूड के साथ हम सभी एग्जाम देने गए थे और उसका रिजल्ट भी सभी को पॉजिटिव मिला है। कल का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर बहुत सी अभी भी चल रही है, एक अवधारणाएं चल रही है, लोगों के बीच में मिथ्या चल रही है कि क्या स्कोर रहेगा, क्या स्कोर नहीं रहेगा। इन सभी की मैं डिटेल में बातचीत करूंगा आपसे आज के इस पेपर के सॉल्यूशन के लास्ट में कि मेरे अकॉर्डिंग क्या कट ऑफ रह सकती है, क्या पेपर का स्टैंडर्ड है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है एक एक नियम से रिलेटेड कि 20 स्वयंसेवक हैं वो 8 दिन में किसी गांव को स्वच्छ कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो इतना काम कर रहे हैं कि 20 लोग हैं 8 दिनों तक काम कंटिन्यू कर रहे हैं। अब
उतना काम करना है सभी को 5 दिनों में, ये लीजिए, यानी 5 दिनों में काम करना है। और कितने स्वयंसेवक लगाए, मान लीजिए x स्वयंसेवक उस काम को कर रहे हैं कितने दिनों में, 5 दिनों में, ठीक है। 5 से काटोगे 4 बार, 4 × 8 आ गया 32, यानी टोटल आपके कितने आ जाएंगे 32, यानी 32 स्वयंसेवक अगर उस काम को करेंगे तो ये काम हो पाएगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है कि आप उस काम को कितने दिनों में कर सको, 5 दिनों में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पार्थ कार द्वारा झुंझुनू से जोधपुर जाता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 6 घंटे में पहुंचता है। अब इस क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। आप एक चीज नोटिस कीजिए कि वो 1 घंटे में जा रहा है 60 किलोमीटर, हर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रहा है, तो नॉर्मल सी बात है कि 6 घंटे के अंदर वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचा है। तो यहां दूरी कितनी तय कर रहा है टोटल वो, कि 1 घंटे में 60 जा रहा है तो 6 घंटे में जाएगा 6 × 60, यानी टोटल डिस्टेंस उसने कवर कर लिया 360 किलोमीटर की, ठीक है। अब अगली लाइन पढ़ते हैं। अब वो चाहता है कि मैं वापस जाऊंगा तो थोड़ा सा कम टाइम लगना चाहिए, यानी अगर वो टाइम कम ले रहा है इसका मतलब क्या है, उसको अपनी स्पीड थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो यही तो पूछा है, उसने पूछा चाल कितनी लगेगी, यानी चाल कितनी होनी चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी है 360 किलोमीटर की बटे में समय, 4.5 घंटे को आप चाहो तो 9/2 घंटे भी बोल सकते हो। तो यहां 9/2 चला गया, ऊपर 9 से काटोगे 9 × 36 40, 40 × 2 आ गया आपके कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी अगर वो चाल अपनी 80 किलोमीटर प्रति घंटा रखेगा तो वो पहुंच पाएगा, अदरवाइज ये उसके लिए संभव नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं हम सारे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 3 वर्ष पहले 50,000 थी, ओके, ये लीजिए 3 साल पहले उस गांव की जनसंख्या थी 50,000। अब वो बोल रहा है कि इसके पश्चात यानी इसके बाद में क्या हो रहा है कि पहले वर्ष में जनसंख्या में 5% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। 5% की बढ़ोतरी हो गई है तो अपने चाहे तो लिख सकते हैं गुणा 21 बटे में आ गया 20, 105/100 को काटोगे आ जाएगा। फिर बोल रहा है दूसरे वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या 10% घटेगी तो गुणा में आ जाएगा 9/10, चाहो तो 90/100 लिख के काट सकते हो। और लास्ट में बोल रहा है तीसरे वर्ष बढ़ोतरी की दर 4% पाई गई, ठीक है। 4% करोगे तो 104/100 करोगे तो ये आ जाएगा 26 बटे में आ जाएगा 25, ठीक है। ओके रिपोर्ट है बिल्कुल। अब इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, 25 × 2 50, 25 2 है 50, 50 के आगे 2 0, यानी ये बन गया 5000, ठीक है। यानी यहां 3 0 से 3 0, 5 से काटोगे 10 आ गया, ये लीजिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इनको मल्टीप्लाई करोगे इन तीनों को तो ये बन जाएगा आपके पास 4914 और 1 0 ये आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 49,140 आपके। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपके ये। चाहो मल्टीप्लाई करना तो मेरी तरफ से वो भी कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। देख लीजिए 9 6 54 का 4 कैरी आ गया 5, 9 2 18 और 5 आ गया 23, 23 का गुना 21 से कर दीजिए, 21 चौके 84 की 4 हासिल लगी 8 आपके, 21 थी 63, 63 और 8 71 होगा, हासिल लगी आप लोगों के पास 7, 21 2 42, 42 और 7 हो गया 49, यानी ये बन गया 4914 आप लोगों के। और 0 की जगह 0 आ जाएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखें इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत करवाए थे मैंने, मुझे नहीं लगता कि इस पेपर के अंदर आपका मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चन गलत होगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। अब इधर देखिए नॉर्मल सी बात है, ये दोनों लाइनें पैरेलल उसने दे रखी है, पी और क्यू पैरेलल आपस में, ठीक है। तो ये 95 है तो इसका ये कोरोस्पोंडिंग एंगल ये भी 95 हो गया, ये 95 है तो ये वाला भी आपके कितना आ गया 95 डिग्री, ओके है। एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाला कोण 180 डिग्री होता है, तो आपको पता है 30 डिग्री प्लस 95 डिग्री प्लस x डिग्री, तीनों का सम होना चाहिए 180 के बराबर। इनको जोड़ोगे 95, 5 15 25, 125 प्लस का 125 इधर आएगा तो आंसर आ जाएगा 180 माइनस 125 डिग्री, यानी आंसर आ जाएगा 55 डिग्री आपके पास, ठीक है। इतना तो यहां से ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा पहला। और भी बहुत मेथड है, आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, कोई रोक टोक थोड़ी ना इसमें। यहां से आप कर सकते हो, ये 95 है तो ये आपके बन जाएगा कितना 85, ओके। 95 500 85, ये 85 है तो ये बन जाएगा आपके पास 90। इस प्रकार भी आप चाहो तो इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। करने के मेथड बहुत हैं, करने के मेथड बहुत है, जो अच्छा लगे वो लगाइए आप, कोई रोकने वाला आपको वैसा भी नहीं है, ओके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एबीसी सर्वांग सम है, ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्वेश्चन बनेगा एक ए बी सी डी ई एफ, ये दोनों आपस में दिए हुए सर्वांग सम, ओके। ए बी बराबर 5 है, ओके। कोण बी बराबर है 40 डिग्री, ये लीजिए बी 40 है। ए बराबर है 80 डिग्री, ये लो, ए 80 और 4
120, 8 और 4 12, तो ये बन गया 60 डिग्री। ओके रिपोर्ट है। अब उसने बोला है क्या, आपको तो निम्नलिखित में कौन सा सी, देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और यहां ई और एफ की बात हो रही है हर जगह, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ये 60 है तो ये भी 60 होगा। ये लीजिए, क्योंकि ये दोनों आपस में क्या है, सर्वांग सम, सभी अंग समान, यानी कि जो भी इनकी वैल्यूज है वो आपस में इक्वल होगी। ये आप लोगों को दिया हुआ है, दो एंगल दिए हुए थे आप लोगों को, ए और बी एंगल दिया हुआ था आपको, और उनके बीच की साइड दी गई थी, यानी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है यहां। अब देख लीजिए आपको क्या करना है, डी ई, यहां से देखिए डी एफ गलत हो जाएगा, तो यहां से डी ई बराबर 5 बन रहा है, और एंगल ई बराबर 60 बोल रहा है। ये बोल रहा है एंगल ई बराबर आपके कितना, 60। ओके, तो ये आपके क्या लिखा है यहाँ पे, एबीसी, अच्छा एफ डी ई था। ओके, ये लीजिए, यहां से आपको ये दिया हुआ था एफ डी ई, ये थोड़ा मिस्टेक होगी लिखने में मेरे से, बाकी सही है। तो यहां से डी एफ बराबर 5 है, पहली बात बिल्कुल राइट है, डी एफ बराबर 5 है। कोण एफ बराबर कितना दिया हुआ है आपको, एफ डी ई, कोण एफ बराबर 60 डिग्री गलत है, एफ 60 नहीं है, एफ तो आपके पास कितना है, यहां से 80 डिग्री। डी एफ बराबर 5 है, डी एफ बराबर 5 है, बिल्कुल राइट है। ई बराबर 60 डिग्री, बिल्कुल सही बात है, तो राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी डी एफ बराबर 5 होगा, कोण ई बराबर कितना आ जाएगा आपके 60 डिग्री। वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रमुख दोष है, जो आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनके अंदर आपके दोष की बात करें। देखिए, व्यापकता का अभाव, बिल्कुल सही बात है, व्यापकता नहीं होती इनमें। विश्वसनीयता का अभाव, ओके। अगली बात कर रहा है वो इसके अंदर अभिव्यक्ति का अभाव, और अगली बात कर रहा है वेधता का अभाव। देखिए, व्यापकता की बात आपके वैसे ही नहीं होगी, ठीक है, वेधता का अभाव पाया ही नहीं जाता इसके अंदर, विश्वसनीयता का अभाव होता ही नहीं है इसमें, क्योंकि विश्वसनीय होते ही है तो सारे के सारे। ये बोल रहा है विश्वसनीयता का अभाव पाया जाता है, नहीं, अभिव्यक्ति का अभाव, अभिव्यक्ति का अभाव होता है इसके अंदर। तो ये राइट आंसर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग 3 नंबर। बाकी जो भी डाउटफुल क्वेश्चन होंगे, देखिए हम क्या कर सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं। ये राजस्थान के अंदर आपके कई बार क्वेश्चन क्या होते हैं, क्वेश्चन गलत को भी सही मान लिया जाता है, तो हमें फाइनल आंसर की के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि उन्होंने क्या माना, लेकिन फिर भी मेरे अकॉर्डिंग अभिव्यक्ति का भाव आपके राइट हो जाएगा। किस गुण के कारण परीक्षण में शुद्धता रहती है, अभी किया था हमने। अगर वो वस्तुनिष्ठ होगा तो उसके अंदर हमेशा ऑब्जेक्टिविटी होगी, तो उसमें शुद्धता रहेगी। क्यों? क्योंकि मानसिक स्थिति का या वो सोच विचार जो भी कर रहा है अध्यापक, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इसमें, तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य, देखिए नए सूत्र को समझना ये नहीं होगा, गणना संबंधी कौशल, नई धारणा को स्पष्ट करना, मैक्सिमम बच्चों का यहां डाउट हुआ। वो बात करा गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य की, देखिए मैं यहां मेरा मत बताता हूं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स ने अलग अलग बताया। ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू कैसे किया जा सकता है, अभ्यास कार्य के द्वारा। मैं अभ्यास कार्य किसका करने को दूंगा, कोई टॉपिक अगर मैंने आपको करवाया ही नहीं, मैं अभ्यास कार्य कैसे दे दूंगा बताइए। मान लीजिए मैं आप लोगों को क्षेत्रमिति या ज्यामिति करा के हटा हूं क्लास से, मैंने आपको घर पे जाने के लिए जो प्रैक्टिस शीट दी है वो मैंने दे दी प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता की। आप बताइए ये संभव है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। अभ्यास कार्य केवल उसी विषय वस्तु को दिया जाता है जो क्लासरूम में अध्यापक करवाता है। तो यहां अभ्यास कार्य की बात कर रहा है, प्रैक्टिस, ये एटलीस्ट हमने सभी ने सुना है कि इवन वी नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है। तो यहां देखिए ये किस लिए होगा, गणित शिक्षण में जो अभ्यास कार्य होता है कोई भी टीचर देता है, ये मेरे मतानुसार होगा गणना संबंधी कौशल को बढ़ाने के लिए। यानी वो एटलीस्ट जब उन क्वेश्चंस को सोल्व करेगा, एक ही टाइप के काफी क्वेश्चन करेगा, तो उसकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो भी डेवलप होगी। मेरे अकॉर्डिंग ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करने की कोई बात ही नहीं हो रही, क्योंकि प्रैक्टिस करने को दे रहा है, प्रैक्टिस उसी की होगी जो एटलीस्ट आपको करवा दिया गया है। तो इसमें होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2। अगला है आगमन विधि उपयुक्त है, सूत्र की स्थापना के लिए बिल्कुल राइट है। ये उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि है, सभी को पता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलने वाली विधि है, आगमन विधि इंडक्टिव मेथड भी बोला जाता है जिसे। अगला क्वेश्चन है गणित की पाठ्य पुस्तकों की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, बताना है कि इसकी जो एक पाठ्य वस्तु है, बिल्कुल बात सही है, एक निश्चित भाषा और शैली है, पुस्तक की आकृति। देखिए महत्वपूर्ण विशेषता, यहां बच्चों के डाउट हुआ था, मैक्सिमम बच्चों के। अब एक बात बताएं, आप जाते हैं मार्केट में, इस चीज को आप सोचा करें, ये अप्लाइड क्वेश्चन था, आप इसे रटे ना। आप किसी भी शॉप पे जाते हैं, मान लीजिए आगामी दिनों में एक पटवार का एग्जाम होने वाला है राजस्थान में, आप पटवार का एग्जाम देने गए हैं सारे,
या पटवार की प्रिपरेशन करना आपने स्टार्ट किया, तो देखिए अगर आपको नॉलेज नहीं है कि कौन सी बुक खरीदनी है, तो आप सबसे पहले उस दुकान पे जाओगे और देखोगे डेस्क पे देखने में कौन सी बुक सुंदर है। मान लीजिए आपने कोई भी मैथमेटिक्स की बुक देख ली, कोई चमकीली बुक है, तो वो पहले अट्रैक्ट करेगी। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वालिटी होती है कि उसकी आकृति कैसी है, शेप कैसी है, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से सभी उसकी क्वालिटी है, उसकी विशेषता है। आगमन विधि का एक शिक्षण सूत्र है, ये साइंस में भी आ गया था, दोनों में आ गया था। ये देखिए, सामान्य से विशिष्ट की और सूक्ष्म से स्थूल की और नियम से उदाहरण की और ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब जल्दी से जल्दी इस चीज को बताइए। देखिए ये बात कर रहा है कौन सी विधि की, आगमन विधि, ठीक है। आगमन विधि के बारे में अगर आप ज्यादा नहीं जानते, इतना तो आपको पता ही होगा कि ये विधि है, ये उदाहरण से कहां की ओर चलने वाली विधि है, ये उदाहरण से आप लोगों के नियम की ओर चलने वाली विधि है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने एटलीस्ट काफी बार किया हुआ है। अब आप खुद सोचिए, ये उदाहरण से नियम की ओर चलने वाली विधि होगी। पहली बात तो आप लोगों के सभी के माइंड में ये आ गई। अगर हम दूसरी बात भी करना चाहते हैं, अगर हम चाहें कि इससे रिलेटेड जो दूसरा मेथड है, दूसरा क्या लग सकता है, सोचिए। उदाहरण आ गया आपके पहली चीज। अब उसने पूछा है दूसरी चीज, इसको आगे कैसे करोगे। तो देखिए, उदाहरण किसका लिया जाता है, जो चीज हमें पहले से ही ज्ञात है, जो चीज हमें पहले से ही ज्ञात है उदाहरण उसी का लिया जाता है। तो यहां राइट आंसर आ जाएगा कहां, ये ज्ञात से अज्ञात की ओर चलने वाली विधि है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कागज पर उपलब्ध दस्तावेजों की बात कर रहा है, अथवा चित्रों को कंप्यूटर की डिजिटल मेमोरी में संग्रहित करने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति। ओमा रीडर नहीं, ऑप्टिकल मार्क रीडर नहीं, जितने भी ओमा से रिलेटेड यानी जो पेपर वगैरह देते हो आप, सारे के सारे जिसपे जो पेज दिया जाता है आपको, जिसपे आप राउंड एंड राउंड फिल करते हो, वो ओमार होता है आपके। तो ओमार बिल्कुल गलत हो जाएगा। राइट आंसर आ जाएगा स्कैनर। स्कैन करना यानी आप उसे स्कैन करके सेव कर लेते हो। जैसे कई डॉक्यूमेंट होते हैं, कैम स्कैनर एक उदाहरण है इसका ताजा। कैम स्कैनर में क्या होता है, आप जो डॉक्यूमेंट स्कैन करते हो वो सेव हो जाता है मेमोरी में, फिर आप चाहें दोबारा उसका यूज भी कर सकते हैं। तो स्कैनर इज योर राइट आंसर। गणित के निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता उसे एक वैश्विक विषय, ये याद होगा आप लोगों को। इस सारे क्वेश्चन मैंने आपको क्लासरूम में करा। टीचिंग मेथड का सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से उन लोगों ने पूछा है। क्या है, इसकी भाषा में एक रूपता है। आप अगर देखोगे तो ये काफी बार मैंने आपको बोला भी था क्लास में, मैराथन क्लास में, कि इसकी भाषा में एक रूपता है। तो ये राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण के माध्यम से बालकों में निम्न में से कौन सी भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। तर्क शक्ति, ओके, आत्मविश्वास, विचार शक्ति, इनमें से सभी। देखिए, गणित शिक्षण के माध्यम से जो तर्क शक्ति है वो भी डेवलप होगी, आत्मविश्वास है, विचार शक्ति, इन सभी पे नियंत्रण रखने का कौशल उसमें डेवलप हो जाता है। तो राइट आंसर इसमें भी क्या आ जाएगा, इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। अगला, गणित शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं और खोज करने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। संश्लेषण विधि नहीं, ये पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। राइट आंसर आ जाएगा आपके विश्लेषण विधि, ठीक है। विश्लेषण विधि के अंदर क्या है, हम अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। जो चीज हमें ज्ञात है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया जाता है, जिससे उसका मान सरलता से निकाला जा सके। जब आप इस विधि को फॉलो करते हो तो आप में कुछ खोजने की प्रवृत्ति, कुछ नई चीजों का भी विकास होता है। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है। सामुदायिक उद्देश्य की बात करें तो देखिए, भावुकता नहीं होगा, कार्यात्मकता वैसा भी नहीं हो सकता, ठीक है। अब यहां बात कर रहा है कि गणितीय पदों को परिभाषित करना है। परिभाषित संज्ञानात्मक कैसे हो जाएगा, बहुत से लोगों ने संज्ञानात्मक माना, ये प्रैक्टिकल होगा। परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य, सामुदायिक यानी पूरे ग्रुप को बताने का। तो यहां मेरे अकॉर्डिंग ये व्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो राइट आंसर मेरे अकॉर्डिंग इसमें ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। बालकों में गणितीय त्रुटि का पता लगाना है। पता कब लगाओगे, कारणों का पता लगाने को बोला जाता है नैदानिक परीक्षण। एज इट इज क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन आप लोगों को। अगला, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। हर ज्यादा है, देख लीजिए किसमें ज्यादा है, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया। किसमें भी अंतर 8 का नहीं आ रहा, इसमें भी अंतर 8 का नहीं आ रहा। चेक कर लेते हैं पहले। कोई हर है उसके अंश से इतना ज्यादा, ठीक है, और किसी में तो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, अगर अंश में 17 जोड़ दें, ओके, अंश में 17 जोड़ दें, ठीक है, ये लीजिए अंश में जोड़ दें 17 और हर में से 1 घटा दें, तो ये बन गया 17 और 13 30, बटे में आ गया 20। तो ये 3/2 प्राप्त हो रहा है, बिल्कुल पहले से प्राप्त हो रहा है। तो राइट आंसर आ जाएगा पहला, ठीक है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखिएगा सारे
छोटी से छोटी वर्ग संख्या जो 7, 14, 21, 7, 14 और 21, पहली बात उसने बोला वर्ग संख्या, ये भी वर्ग नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, तो यहां पे सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। 7, 14 और 21 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा आपके 42, और यहां पे देखिए सारे बच्चों 42 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा 1764। चाहो तो डायरेक्ट आप भाग दे के भी देख सकते हो, पता चल जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन में, छोटा था ये, देखिए यहां पे दोनों चीजें ये सेम टू सेम क्लास में करवाया हुआ है। अब इधर देखिए इसका मतलब क्या है, ये अपॉन में एक क्यूब रूट में दे रखा है, एक फ्रैक्शन एक भिन्न, इसका जब आप घनमूल लोगे इसका मतलब क्यूब रूट लेना। देखिए जोड़े बनाओगे तो ये आ गया आपके 0.6, ओके, ये ऊपर चला जाएगा, ओके रिपोर्ट है बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि 0 का आ गया आपके ये और 216 का होता है 6, 8 का घनमूल होता है 2 और प्लस में क्या आ जाएगा आपके 0 पॉइंट में आ जाएगा 7, ये लीजिए 2 से इसको काटोगे 0.3, तो 0.3 और 0.7 का मतलब आ जाएगा 1.0, यानी राइट आंसर आ जाएगा 1.0, ऑप्शन नंबर कौन सा, पहला। इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल। शंकर मशीन खरीदने के लिए 25,000 रुपए का ऋण लेता है, वह 1 और 6 माह बाद 12% की दर से कितना धन लौटाएगा जबकि ब्याज उसके वार्षिक संयोजित होता है। प्यारे बच्चों इधर देखिए 25,000 रुपए हैं, ठीक है, 1 साल तक तो दर है 12%, तो गुणा 112/100, फिर आ गया गुणा, फिर आगे 6 ही महीने के लिए यूज हो रही है, यानी आधे साल के लिए, तो 12 को आधा कर दोगे तो ये आ जाएगा गुणा 106 बटे में आ गया 100। ये क्या कहलाता है, इसका मिश्र धन। यही तो पूछा कितना धन लौटाना पड़ेगा, ये अमाउंट की बात कर रहा है। तो यहां देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को हम। 3 जीरो से कट गए आपके 3 जीरो, 5 से काटा 5 बार, 5 से काटा 2 बार, ठीक है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। फिर इसको 2 से आप इसको काट दीजिए, ये लीजिए, जब आप इसको 2 से काटोगे ये कितना आ जाएगा, 2 5 10, 2 6 12, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। 56 इंटू 5 करोगे या 56 का गुणा इससे कर दीजिए, थोड़ा जल्दी आंसर आ जाएगा। 56 इंटू 6, 56 इंटू 6 कितना होगा, 6 6 36 का 6 हासिल लगे 3, 6 5 30 और 3 33, 336। 56 का गुना 6 से करोगे ये आ जाएगा आपके 336 का 6 हासिल लगी 33, 33 का 3 हासिल लगी 3, 56 एकम 56 और 3 आ गया 59 59। गुणा करना है किससे, 5 से, 5 6 30 का 0 हासिल लगी 3, 5 3 15 और 3 18 का 8 कैरी आ गया, 1 45 और 1 46 का 6 हासिल लगी 4, 5 5 25 और 4 29, ये लीजिए। तो राइट आंसर आपके कितना आ जाएगा, 29,680, ऑप्शन राइट आ जाएगा कौन सा, 4 नंबर। ओनली कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में, एक्स्ट्रा आपको एफर्ट ही नहीं लगाना, ओनली क्या बोल रहा है कैलकुलेशन करो। अगर आप चाहें तो इसको टाइम को चेंज करके भी कर सकते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंथी मेथड पड़ जाएगा आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या बोला है, 2 छत पंखे 25,000 रुपए प्रति पंखे की दर से खरीदें, क्रय मूल्य समान है। तो आप लोगों को मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था अगर याद हो, 2 कंडीशन है, एक में 15% का लाभ हो रहा है प्लस लगा दो, दूसरे में हानि हो रही है माइनस लगा दो, ठीक है, यानी 15 का लाभ हो रहा है और 8 की हो रही है हानि, कितनी वस्तुएं 2, तो ये आ जाएगा 7/2 यानी 3.5%। ये शॉर्टकट भी लगा सकते हो, ये शॉर्टकट बनता कैसे मैंने क्लास में समझाया। आप चाहें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि माना दोनों का क्रय मूल्य 100 मान लो, पहली चीज आपको 15 लाख पर बेची 115 में, दूसरी चीज पे 8 की हानि हो रही है तो 92 में बेच दी, खरीदा कितने में था दोनों को 200 में, क्रय मूल्य तो समान है। फिर आते हैं बेचा कितने में, तो देखो 5 और 2 7, 9 और 1 10 का 0 हासिल लगी 1, 1 और 1 2, बेटा 200 की चीज है 207 में बेच रहा है, कितने का लाभ हो गया, ये लो निकाल लो, लाभ हो गया 7 का। लाभ होता है किस पे, सदैव क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य कितना है 200 और गुणा में कितना आ गया 100, 2 0 से 2 0, 7/2 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.5%। ये लो, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसकी वैल्यू को आपको रीड करना था और डायरेक्ट आपको क्या करना था, आंसर फाइंड आउट करना था। 500 एक अच्छा क्वेश्चन था ये, 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़े, या आप अपनी जो टेट सीरीज है उसको अच्छे से ओपन करके देखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन काफी कराए गए हैं कि एक कुएं से मिट्टी निकाली जाती है और पूरे खेत में फैला दी जाती है, ये करवाए हुए क्वेश्चन है। 588 मीटर लंबे और 50 मीटर चौड़ा एक आयताकार खेत है, ये लो प्रैक्टिकल कर लो। 588 मीटर लंबा था और 50 मीटर चौड़ा एक खेत था, उसमें क्या हुआ, उसके अंदर एक इस प्रकार खड्डा खोद दिया जिसकी तीनों आपके जो मेजरमेंट है वो दी गई है, किस प्रकार दी गई है अभी चेक कर लेते हैं। ये लीजिए, ये खड्डा खोद दिया, मान लो ये 30 मीटर तो था लंबा, ठीक, ये 20 मीटर था चौड़ा, ओके, और 12 मीटर था गहराई, ये आ गई इसकी गहराई। अब यहां से उसने क्या किया, मिट्टी निकाली इसमें से और उस मिट्टी को क्या किया, चारों तरफ इस प्रकार फैला दिया। अब नॉर्मल सी बात है, 588 मीटर लंबा 50 मीटर चौड़ा था,
मिट्टी डाली तो कुछ ना कुछ तो इसकी हाइट इंक्रीज हुई होगी। जैसे ही वो इसके अंदर मिट्टी डालेगा, प्रैक्टिकल कर सकते हो, खेतों में अपने क्या करते हैं कि या घर के आसपास भी जब आप कोई खड्डा खोदोगे, उसमें से जो मिट्टी निकाली जाएगी उसको फैला दोगे तो थोड़ा सा स्तर बढ़ जाता है, ऊंचाई बढ़ जाती है। तो मान लिया जो ऊंचाई है वो h बढ़ गई। ऊंचाई h कब बढ़ी? ऊंचाई बढ़ने का मतलब आयतन बढ़ा है। ये कब बढ़ा? तब आपने उसमें 30 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 12 मीटर गहरा खड्डा किया था। ठीक है, तो यहां से उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी जो बढ़ी हुई है? वो आ जाएगा 30 गुना 20 गुना 12 और बटे में आ जाएगा 588 गुना में आ जाएगा 50। ये लीजिए क्वेश्चन इजी सा था। 0 से कट गया 0, 5 से काटा 4 बार, 4 से काटा 1 बार, 4 से इसको काट दीजिए क्वेश्चन को, 4 से काटोगे 14 चौके 56, ये आ गया 7, 147। ठीक है, ऊपर आ गया 12 3 36, ये लीजिए 36, नीचे आ गया 147 मीटर। अब आपको पता है लगभग लगभग जब इसको काटोगे लगभग लगभग ये 4 पे कटेगा, लगभग, क्योंकि 36 इंटू 4 होता है 144, ये 144 से 3 ज्यादा है तो मैंने माना लगभग लगभग 4 पे कटेगा। चाहो तो 1/4 मीटर बोल दो, या मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो गुणा में 100 लगाना पड़ता है जब इसे बदला जाता है। 4 से 100 को काटोगे तो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों आपके 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो ये मीटर वाला गलत है, 2.5 सेंटीमीटर आपके ये भी गलत है, 2.5 मीटर ये भी गलत है। राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 25 सेंटीमीटर। अगर इसकी जगह लिखा हुआ तो आपके 1/4 मीटर तो वो भी राइट होता। अगला क्वेश्चन, एक घनाभ की विमाएं दे रखी है। अब देखो एक घनाभ दे रखा है आपको, ये लो, इस क्वेश्चन को भी आप चाहें तो प्रैक्टिकली कर लें। ये लीजिए, एक आपको क्या दे रखा है, इस प्रकार का घनाभ दे रखा है, उसके अंदर क्या है 6-6 सेंटीमीटर के नन्हे मुन्ने से आपके क्या काट रहा है, घन काट रहा है चारों तरफ। ये लीजिए इस प्रकार कितने बनेंगे हमें पता है, जो आयतन है घनाभ का आयतन कभी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता, ये बराबर होगा किसके, घन के आयतन के। ये लीजिए, आयतन का मतलब क्या, आप 1 लीटर पानी की बोतल है, अगर आप लोग चाहें उस 1 लीटर पानी की बोतल को 500 ml की बोतल्स के अंदर डालोगे तो जो वॉल्यूम है, जो पानी की मात्रा, वो इक्वल ही रहेगी। चाहो तो उसे 100 मिलीलीटर की आप 10 बोतल में डाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम कभी चेंज नहीं होता। अब इधर देखिए इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई 54 है गुना गहराई 30। ठीक है, घनाभ का आयतन बराबर ये बटे में आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। कितने घन बने, माना n घन बने, तो n का मतलब क्या आ जाएगा, संख्या का मान कितना आ जाएगा, ये गुणा में है, नीचे आके आ गया भाग में। घन की भुजा 6 है तो आयतन हो जाएगा भुजा का क्यूब, यानी कि 6 गुना 6 गुना 6। मैंने एक साथ नहीं लिखा क्योंकि मुझे आपका टाइम भी बचाना है। 6 से काटोगे 10 बार, 6 से काटोगे 9 बार, 6 से काटोगे 5 बार, 9 5 45 इंटू 10 आ जाएगा 450। यानी इस प्रकार के कितने घन बनेंगे, 450। एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत से बच्चे गलत करके हैं। दी गई बारंबारता सारणी के लिए 60 किलोग्राम से कम वनज की ये वजन कर लीजिएगा। ये लो, वजन के व्यक्तियों की संख्या 60 किलोग्राम से कम। आपको पता है जो वर्ग विस्तार होता है, वर्ग विस्तार बराबर क्या होता है, L2 माइनस में L1। ये मैंने क्लास में कराई, मैराथन क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन, आप चेक कर सकते हैं वहां से कि वर्ग विस्तार आ गया ऊपरी माइनस निम्न, यानी कि जब भी आप इसको सोल्व करोगे फ्रीक्वेंसी जो टेबल होगी उसको, तो याद रखिएगा हमेशा, जैसे यहां 60 लिखा हुआ है, 60 का मतलब 60 तक, 60 सम्मिलित नहीं है, 60 से पहले। यही तो बोल रहा हूं इस क्वेश्चन में कि 60 किलोग्राम से कम वाले, यानी यहां से कम वाले टोटल कितने गिन लो, 4 और 5 9, 9 और 10 19, 19 और 7 कितना आंसर आ जाएगा 26। ये लीजिए, चाहो तो इसकी CF भी निकाल सकते हो आप। ये लीजिए CF निकाल लीजिए, ये आ गया 4, 4 और 5 आ गया 9, 9 और 10 आ गया 19, 19 और 7 आ गया 26। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता संचयी बारंबारता निकालने की आवश्यकता थी। बोला कमरे के निर्माण में विभिन्न मदों में खर्चों को दर्शाता है। ओके, पाई चार्ट को दर्शाने दीजिए। कमरे के निर्माण में कुल 2 लाख रुपए लगे हों, कोई बात नहीं, मजदूरी पर कितने रुपए का व्यय आया। अब यहां मजदूरी की बात करा, लेबर की बात करा, देखिए सारे इस क्वेश्चन को सोल्व कर लो। क्या बन रहा है, 36 और 54 आपके, सबसे पहले ये 72 आ गया, 72 और 108 हो गया 180, और ये कितना आ गया 90, तो ये लेबर पे कितना आ गया 90 डिग्री। प्यारे बच्चों 90 डिग्री कितने में से खर्चा हो रहा है, 360 में से। ठीक है, 90/360 का मतलब होता है 1/4, यानी जितना आपने टोटल खर्चा किया है उसका 1/4 आप लेबर पे कर रहे हो। लेबर का मतलब क्या आ जाएगा, मजदूरी पर खर्चा कर रहे हो, क्योंकि जब आप इन बाकी एंगल को जोड़ोगे तो ये बनते हैं 270 डिग्री, जबकि एक वृत्त के केंद्र पे बना कोण कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री का। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा पूरे का 1/4, पूरा कितना था 2 लाख।
अब ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है, 2 लाख का 1/4 मतलब क्या आ गया, 4 5 20 50,000। ये लीजिए, एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगले की ओर बढ़ता हूं। एक थैले में 15 लाल गेंदे और कुछ हरी गेंदे। ये मैराथन क्लास के अंदर प्रायिकता का क्वेश्चन चेक करो आप, जो आप लोगों को करवाया गया है। आप लास्ट क्वेश्चन चेक कीजिए, मैंने बॉल का क्वेश्चन कराया कि देखिए एक थैले में, मैं आपको पहले इसका बेसिक बताता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं अगर आपको नहीं आया तो आपको क्या मेथड लगाना चाहिए था। 15 तो है लाल गेंदे, कुछ मुझे नहीं पता, एक्स गेंदे मान ली, ठीक है, मुझे नहीं पता था, मैंने मान लिया कि कुल अनुकूल स्थितियां कितनी है। क्यों? उसने बोला एक हरी गेंद निकालनी है, हरी गेंद एक्स है तो आपके अनुकूल स्थितियां भी कितनी बनेगी, एक्स। टोटल यानी कुल निशेष स्थितियां, टोटल आउटकम कितने बनेंगे, कुल स्थितियां कितनी बन जाएगी आपके पास, 15 है लाल गेंदे और एक्स है मेरे पास हरी गेंदे, तो कुल स्थितियां बन जाएगी 15 प्लस एक्स। अब उसने बोला मुझे पता है जो प्रायिकता है इवेंट के पॉसिबल होने की वो है 1/6। प्रायिकता क्या होती है, अनुकूल स्थिति बटे में टोटल स्थिति है 15 प्लस एक्स, बराबर आ गया 1/6 के। 6 का गुना इससे हुआ तो 6x बराबर 15 प्लस एक्स का गुना 1 से होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस का x इधर जाके माइनस हो गया, 6x में से 1x गया 5x, 5x बराबर 15 करोगे काट दो तो x बराबर आ जाएगा 3। ये लीजिए, आप चाहते तो इस प्रकार कर सकते थे, लेकिन मान लीजिए पेपर में आप भूल गए, सर अब क्या करें, अगर भूल गए तो बाकी को गलत प्रूव कर दो ना, क्या दिक्कत है, ऑप्शन लेते जाओ। अब आपको पता है कि जब भी अगर एक बॉल निकाली जाती है, रैंडमली एक बॉल निकालते हैं, इसका मतलब क्या, टोटल काउंट हो जाएगा। पहला ऑप्शन मान लीजिए, आप उल्टा स्टार्ट कर लो, चलो ठीक है, टोटल आपने मान लिया कि 2 गेंदें हरी है और उसने बोला एक ही निकालनी है, 2 में से एक बॉल निकालने की टोटल संभावना कितनी हो जाएगी, 2, या तो ये निकलेगी या तो ये निकलेगी, यानी 2 संभावनाएं, कितने में से, 15 और 2 17 में से। काट के देखो 1/6 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये गलत हो गया, 3 लो तो 3/15 और 3 आ गया 18, काट के देखो 3 एकम 3, 3 6 18, ये लो। बाई ऑप्शन करने से क्वेश्चन विद इन अ फ्यू सेकंड हो जाता आप लोगों से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्यों इसको बड़ा करते हो, ये लीजिए, 30 को लिख सकते हैं 6 गुना 5, यानी ये लिख सकते हैं 6 की घात -5 गुना 5 की घात -5 गुना 5 की घात आ गया 12। ये बटे की वैल्यू को ऊपर ले जाइए, 625 होता है 5 की घात 4, बटे की वैल्यू ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी 5 की घात -4, 6 की घात -5 ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 6 की घात 5। क्यों जाता है, कैसे जाता है, बता चुका हूं। 6 की घात -5, 6 की घात +5 कट गया, 0 आंसर। ये प्लस का 12, माइनस का 5 और माइनस का 4 हो गया माइनस का 9, 12 में से 9 गया, आंसर आ गया 5 की घात 3, यानी कि कितना राइट आंसर आ जाएगा 125। बिल्कुल 0 लेवल का क्वेश्चन है, किया हुआ है हमने काफी बार ऐसे। अगला, अब इसमें क्या करना था, कुछ बच्चे धक्के से पजल हो जाते हैं एग्जाम में। 6 की घात 2x + 1 बटे 216 को बोलते हैं 6 का क्यूब, 36 होता है 6 का स्क्वायर, तो बटे में आ गया 6 का क्यूब, भाग का मतलब बटे में, बराबर है 6 का स्क्वायर। जो आज भाग में है वो एक दिन भागेगा जरूर और गुणा में आ जाएगा, तो 6 की पावर 2x + 1 बराबर, आधार समान है घाते जुड़ जाएगी, 3 और 2 हो गया 5, आधार समान है तो घाते भी समान होगी, तो 2x + 1 बराबर में आ गया आपके 5, प्लस का 1 इधर जाके माइनस का हो गया, 5 में से 1 गया 4, तो 2x बराबर आ गया 4, काटोगे बेटा तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है 2, चाहते तो ऑप्शन में वैल्यू पुट करके भी आप इसे कर सकते थे। अगला, घटाना है, क्यों टेंशन ले रहे हो फिर इसकी, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं करना। देखिए माइनस का 2x² है, सबसे पहले कौन सी टर्म है, xy की है तो xy पे आ जाओ, 3xy में से आपको घटाना है माइनस का 4xy, माइनस और माइनस हो गया प्लस, तो प्लस का 7xy आएगा, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अगला है y² वाला टर्म, तो 2y² है, इसमें से 7y² को घटाओगे बेटा, 2 में से 7 को घटाते तो माइनस का 5 बचता है हमेशा, तो ये आ जाएगा माइनस का कितना 5y², किसमें, इसमें से नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, राइट आ गया पहला। अब चाहो तो इसको चेक कर लो, -2 के अंदर से घटाना है माइनस के 5 को, यानी -5 प्लस हो गया, -2 + 5 आ जाएगा प्लस का 3x², राइट हो जाएगा पहला। अगला, इसका आपको फैक्टर फाइंड आउट करना है, कोई भी तरीका लगा दीजिए ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। वैसे तो आपको वैल्यू चेक करनी चाहिए थी डायरेक्ट, कि सर इसे हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कैसे करें वो मैं आपको तरीका बता देता हूं। देखिए ये माइनस वाला आपके सभी के अंदर 40 बन रहा है, पता नहीं चल रहा, तो ए बी को हमें ओनली चेक करना है और कुछ नहीं करना। 3a का गुणा सबसे पहले माइनस के 5b से होगा, केवल ए बी पे आओ, 3a गुणा -5b करोगे माइनस का 15b, फिर 5b का गुणा 3a से करोगे 5 3 15ab, ये लीजिए, ठीक है। एक तो तरीका ये है,
दूसरा तरीका क्या है, अगर आप लोग चाहें तो पूरे को ही सोल्व करना पड़ेगा। पूरे को किस प्रकार करेंगे वो भी मैं आप लोगों को हिंट देता हूं। देखिए पहले तो इसमें 5 5 25 20 कर होगा, गलत। ये आ गया माइनस का 5 माइनस का 8, तो माइनस का 40 20 कर हो सकता है। 8 माइनस 8 64, ये भी नहीं होगा। तो दोनों में से एक डेफिनेटली राइट होने वाला है, चेक कर लो। प्लस का 3 है, ओके, और माइनस का 8 भी, तो माइनस का आ गया आपके 24 ए भी, प्लस का 5 भी, प्लस का 3 है, तो ये आ जाएगा प्लस का कितना 15 ए भी। अब नॉर्मल सी बात है 15 में से 24 घटाना ही पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 9 ए भी, और माइनस का 9 ए भी चाहिए रिजल्टेंट, तो राइट आ जाएगा आपके कौन सा ऑप्शन नंबर दूसरा। 3 प्लस 5 भी, 3 माइनस में 8 भी। कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में भी आपको। अगेन अगले को भी चेक कर लो एक बार। 3 इंटू 8 आ जाएगा 24 ए बी, और ये आ जाएगा माइनस का कितना 24 ए बी माइनस 5 थी 15 ए बी। 24 में से 15 घटाओगे तो प्लस का 9 ए बी बचेगा, बट रिजल्ट में आ रहा है माइनस, तो ये गलत हो जाएगा। अगला, इसमें भाग देना है, क्या करना है, गुणा आना चाहिए 10 के बराबर। ये मैंने क्लास में कराया, स्क्रीनशॉट लिया करो आप। बहुत से बच्चों ने स्क्रीनशॉट भेजे कि सर ऑलमोस्ट पेपर आपकी ली गई क्लासों में से ही आया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 7x को ले लीजिए, टुकड़े हो गए 2 और 5 के, 2 का मतलब x प्लस 2 और 5 का मतलब x प्लस 5। भाग देना है x प्लस 2 का, कट गए, राइट आंसर आ गया x प्लस 5। ये लीजिए। अगला क्वेश्चन, आपके इतने ही थे क्वेश्चन, तो लगभग ये 32-33 क्वेश्चन का समावेश था आपके। उम्मीद करता हूं सभी का पेपर अच्छा गया होगा और सभी ने एक अच्छा स्कोर इस पेपर में प्राप्त भी किया होगा। बहुत से बच्चे जो पूछ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग बताऊं तो मेरे अकॉर्डिंग जो आइडियल कट ऑफ है जाने का सवाल है वो 120-22 से ऊपर नहीं जाने वाली है किसी भी हालत में। सभी का इंडिविजुअल मत अलग अलग हो सकता है। पेपर आसान था नहीं था, कुछ एक बच्चों पे अपने कैलकुलेशन करके नहीं बता सकते पेपर का स्टैंडर्ड। 120 से ऊपर नहीं जाना चाहिए और इस प्रकार का पेपर गवर्नमेंट को नहीं बनाना चाहिए। इतना स्तरहीन पेपर मेरे अकॉर्डिंग पढ़ने वाले बच्चों के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। सभी को कमजोर, एवरेज, होशियार सभी को एक ही पंक्ति में लाके आज के इस पेपर ने खड़ा कर दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रकार का पेपर नहीं बनाना चाहिए। बड़े बड़े विद्वान लोग बैठते हैं पेपर बनाने में पैनल में, तो ये अपेक्षा नहीं की जाती है। लोगों की 2-2 साल की मेहनत लगी है और इतना स्तरहीन पेपर मनोबल निश्चित तौर पर तोड़ देता है। फिर भी आपको बोलूंगा कि जो भी विद्यार्थी हैं आपका स्कोर अच्छा रह रहा है तो आज से आगामी जो भी आपका एग्जाम होने वाला है, अगेन पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सेकेंड ईयर हो, उसमें आज से ही जुड़ जाइए, समय खराब मत कीजिए। ये कट ऑफ का खेल है, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा चलता जाएगा। तो आप एक बार इसको इग्नोर करें। कोई भी पेपर का पूछे डायरेक्ट बोलें अच्छा हुआ, बात खत्म। अगर अच्छा हुआ है तो अच्छा बोलें, नहीं तो आप इग्नोर करें इस बात को, ठीक है। फिर मुलाकात करूंगा आप लोगों से कल। मैं एक टॉपिक को लेकर आप लोगों के बीच लाइव उपस्थित रहूंगा। तो इन्हीं के साथ मेरी तरफ से विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। सभी को अग्रिम भविष्य की शुभकामनाएं। जल्दी मुलाकात करूंगा आपके लाइव क्लासेस के माध्यम से। तब तक के लिए मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, मिलते हैं जल्दी आप सभी से।